हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वास्तविक गैसों के समतापी वक्र का अध्ययन करेंगे, अर्थात पीवी आइसोथर्म्स ऑफ रियल गैसेस का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक गैशियस स्टेट के यूनिट के अंतर्गत आता है तथा यह हमारा लेक्चर नंबर 7 है। सर्वप्रथम स्टूडेंट्स, हमें देखना होगा कि व्हाट आर आइसोथर्म्स, समतापी वक्र किन्हें कहते हैं, अर्थात आइसोथर्म्स किन्हें कहते हैं। आइसोथर्म्स, जैसा कि इसका वर्ड बता रहा है, यह शब्द बता रहा है, आइसो मतलब सेम, थर्म्स यानी थर्मल, यानी ऐसे कर्व्स या ऐसे वक्र जो कि समान ताप या कांस्टेंट टेम्परेचर पर खींचे जाते हैं, अर्थात ड्रॉ किए जाते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर पीवी वक्र खींचे जाते हैं और यह P वर्सेस V वक्र जो होते हैं वह समतापी वक्र कहलाते हैं। सर्वप्रथम एंड्रयूज नामक साइंटिस्ट ने सन 1869 अर्थात 1869 में क्रिटिकल फिनोमिना, विभिन्न क्रांतिक घटनाओं का उन्होंने अध्ययन किया तथा उन्होंने स्थिर ताप पर किसी भी गैस के आयतन पर दाब के प्रभाव, अर्थात कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस के आयतन पर दाब का क्या प्रभाव होता है, उस प्रभाव को स्टडी करने के लिए इन्होंने विभिन्न प्रयोग किए तथा विभिन्न प्रयोगों के द्वारा उन्होंने पीवी आइसोथर्म्स को वक्र को खींचा। सर्वप्रथम उन्होंने CO2 गैस पर विभिन्न प्रयोग किए तथा इनके आइसोथर्म्स खींचे, अर्थात समतापी वक्र अर्थात पीवी वक्र स्थिर ताप पर खींचे। तो सर्वप्रथम हमने यह देखा कि समतापी वक्र या आइसोथर्म्स क्या होते हैं। आइसोथर्म्स जो होते हैं उनमें यदि हम आदर्श गैस की बात करें, आदर्श गैस के लिए यदि P वर्सेस V वक्र, आदर्श गैस के लिए हमें पता है कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, अर्थात आदर्श गैस का जो दाब होता है वह आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड यह जो परिघटना है, यह जो हम प्रयोग करते हैं, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर कहते हैं। अतः आदर्श गैस के लिए हम ये मानते हैं कि किसी भी गैस का दाब उसके आयतन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि P वर्सेस V में हम एक ग्राफ खींचें तो हमें यह इस प्रकार का एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वक्र कर्व प्राप्त होता है। यह तो बात हुई आदर्श गैसों की। अब हम बात करते हैं रियल गैसेस की, अर्थात वास्तविक गैसों की। तो वास्तविक गैसों पर वर्क एमेगेट नामक साइंटिस्ट ने किया और यह जो कार्य है, यह सर्वप्रथम CO2 गैस के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तथा CO2 गैस के लिए एमेगेट ने जो कर्व्स प्राप्त किए वो कुछ इस प्रकार के हैं। हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि CO2 गैसेस के जो कर्व हैं, आइसोथर्म्स हैं, वो हमें इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए, ये जो कर्व हैं P वर्सेस V कर्व जो हैं, ये हमें ये वक्र जो हैं, ये CO2 गैस के लिए हमें P वर्सेस V वक्र विभिन्न ताप पर खींचे गए तथा हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए, सर्वप्रथम पॉइंट H पर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो समतापी आइसोथर्म कर्व है, आइसोथर्म है CO2 गैस के लिए 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। यहाँ देखिए, बिंदु H पर या पॉइंट H पर CO2 गैसियस अवस्था में उपस्थित है। तो हम क्या कहते हैं, एट पॉइंट H CO2 इज इन गैसियस स्टेट, CO2 गैसीय अवस्था में उपस्थित है। अब हम इस गैस का CO2 का दाब बढ़ाते हुए आयतन में कमी करते हैं। तो जैसे हमने स्थिर ताप एट कांस्टेंट टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 गैस का जब हमने दाब बढ़ाया, प्रेशर को इंक्रीज किया, तो इसके वॉल्यूम में कमी होती गई, अर्थात CO2 गैस जो है
वह आदर्श व्यवहार अर्थात आइडियल बिहेवियर शो करती है। इस तरह से हम बिंदु I तक पहुंच जाते हैं। H से I तक CO2 गैस आदर्श व्यवहार यानी आइडियल बिहेवियर शो करती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ने के साथ इसके वॉल्यूम में भी कमी हो रही है। इधर वॉल्यूम में कमी हो रही है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो CO2 गैस भी आइडियल बिहेवियर शो कर रही है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर। परंतु जैसे ही पॉइंट I पर पहुंचते हैं जैसे ही हम पॉइंट I पर पहुंचते हैं तो CO2 गैस का लिक्विड स्टेट में चेंज होना, परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, अर्थात CO2 गैस कंडेंस होनी शुरू हो जाती है, संघनित होना शुरू हो जाते हैं। CO2 का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, संघनन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात CO2 गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाती है पॉइंट I पर पहुँचते ही। और पॉइंट I से लेकर पॉइंट J तक, पॉइंट I से J तक CO2 की जो गैशियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में लगातार कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है, अर्थात कंडेंसेशन लगातार कंटिन्यूसली चलता है। और I से J के बीच में CO2 की दो फेजेस लिक्विड एंड गैशियस, CO2 की दो फेजेस लिक्विड एंड गैसेस दोनों ही उपस्थित रहती हैं पॉइंट I से J के मध्य, अर्थात दोनों गैसेस में इक्विलिब्रियम उपस्थित होता है, साम्यावस्था उपस्थित होती है। पॉइंट I के नज़दीक CO2 की गैशियस अवस्था ज़्यादा एक्सटेंट, ज़्यादा अमाउंट में होती है, ज़्यादा रेशो, ज़्यादा प्रोपोर्शन में होती है। और पॉइंट J के पास CO2 जो है वो लिक्विड स्टेट में उसका प्रोपोर्शन जो है, CO2 का लिक्विड स्टेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। तो इस तरह से ये जो कंडेंसेशन है, अर्थात CO2 गैस का लिक्विड स्टेट में चेंज होना, अर्थात दोनों प्रावस्थाओं का आपस में साम्य में उपस्थित होना पॉइंट J तक चलता रहता है। जैसे ही पॉइंट J पे पहुंचते हैं हम, पॉइंट J पर पूरी की पूरी जितना टोटल अमाउंट ऑफ गैस है CO2 गैस का, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में। और पॉइंट J तक CO2 गैस और लिक्विड जो है वो दोनों प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं। पॉइंट J के बाद यानी बिंदु J के बाद अब हम गैस का जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस के वॉल्यूम में लगभग नगण्य परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हम इस J के कर्व के द्वारा देख सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस नहीं होते, यानी प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम चेंजेस लगभग नगण्य यानी लगभग 0 के बराबर होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब गैस CO2 गैस जब पूर्णतया से कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है तो उस लिक्विड को दाब बढ़ाकर आयतन में, लिक्विड के आयतन में परिवर्तन एकदम नगण्य होता है, बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, अनकम्प्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं, अर्थात लिक्विड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा कर्व है वो हमें इस प्रकार का लगभग वर्टिकल, लगभग ऊर्ध्वाधर वक्र हमें प्राप्त होता है पॉइंट K तक। तो इस प्रकार से हमने 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यह प्राप्त किया कि पॉइंट H पर CO2 गैशियस स्टेट में उपस्थित है। पॉइंट I पे पहुंचते ही गैशियस स्टेट, CO2 की गैशियस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। और पॉइंट I से J तक CO2 का गैस से लिक्विड में कन्वर्जन रहता है, तथा CO2 जो है दोनों ही प्रावस्थाएं, दोनों ही गैस की प्रावस्थाएं, गैस एवं द्रव की प्रावस्थाएं दोनों ही आपस में इक्विलिब्रियम में उपस्थित होती हैं। तथा पॉइंट J के बाद जब CO2 कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है तब उसके बाद जो है वो CO2 के प्रेशर में, इस लिक्विड के प्रेशर को चाहे कितना ही क्यों ना बढ़ा दिया जाए पर वॉल्यूम में परिवर्तन लगभग नगण्य अर्थात लगभग नेग्लिजिबल होता है। और इस प्रकार से हमें एक वर्टिकल कर्व J के प्राप्त होता है। अब आगे हम देखते हैं कि इस CO2 गैस का टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड से हम और बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर बढ़ाकर हम 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। और 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें इस प्रकार का कर्व DEFG प्राप्त होता है, अर्थात कर्व DEFG जो है वो 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड का PV आइसोथर्म कर्व है CO2 गैस के लिए।
अब यहाँ भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है जो कि आईजे कर्व है, आईजे कर्व थोड़ा सा छोटा होकर ईएफ के बराबर हो जाता है, अर्थात कर्व का क्षैतिज भाग जो है, हॉरिजॉन्टल भाग है, यह सिकुड़कर थोड़ा छोटा हो गया है ईएफ के रूप में। और ईएफ के बाद में और अधिक अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लगभग 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं CO2 गैस के, तब हम देखते हैं कि यह जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है कर्व का, यह एकदम लगभग सिकुड़ जाता है और सिकुड़ कर एक पॉइंट बी के रूप में रह जाता है। यह लगभग सिकुड़ कर पॉइंट बी के रूप में रह जाता है और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, या इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तथा इसके संगत जो ताप है, यानी इसके कंकॉर्डेंस जो वैल्यू है टेम्परेचर की, 31 डिग्री सेंटीग्रेड के आइसोथर्म की जो वैल्यू है वह क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाती है और पॉइंट बी क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर CO2 की गैशियस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों के घनत्व, दोनों प्रावस्थाओं की डेंसिटी लगभग बराबर हो जाती है और घनत्व बराबर होने के कारण इन दोनों प्रावस्थाओं में विभेद करना, इन दोनों प्रावस्थाओं में डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इस पॉइंट बी को हम क्रिटिकल पॉइंट अर्थात क्रिटिकल बिंदु कहलाते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। अर्थात 31 डिग्री सेंटीग्रेड वह टेम्परेचर है जिसके नीचे के ताप पर, यानी जिससे लोअर टेम्परेचर पर तो CO2 दोनों फेजेज में उपस्थित है। देखो यहाँ दोनों फेजेज में उपस्थित है, लिक्विड एवं गैस। जबकि 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव के टेम्परेचर पर, ऊपर के टेम्परेचर पर अगर हम जाते हैं, मान लीजिए 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आइसोथर्म को हम देखते हैं, तो यहाँ इस आइसोथर्म में कोई हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं है, अर्थात CO2 जो है वो केवल गैशियस स्टेट में यहाँ उपस्थित है, अर्थात दोनों प्रावस्थाओं के घनत्व बराबर हो जाते हैं और दोनों में विभेद करना मुश्किल हो जाता है, अर्थात CO2 केवल गैशियस स्टेट में ही उपस्थित होती है 31.0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के अबव टेम्परेचर पे, यानी इससे ऊपर के ताप पर। तो इस प्रकार से ये जो आइसोथर्म्स हैं, उन आइसोथर्म्स की हम स्टडी जो है वो इस प्रकार से करते हैं। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर यानी TC, क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC कहते हैं और CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर TC तो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो CO2 गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर के संगत जो दाब है CO2 गैस का, वो दाब है 73 एटमॉस्फेयर, जिसे कि हम CO2 का क्रांतिक दाब कहते हैं, PC कहते हैं, जिसे क्रिटिकल हम प्रेशर कहते हैं कि ये क्रांतिक दाब हो गया। और इस टेम्परेचर पर CO2 गैस का, इस बिंदु B पर CO2 गैस का जो आयतन है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। और यह जो आयतन है, यह आयतन की जो मात्रा है उसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज में यह है हमारा, हमें पता चलेगा। यहाँ देखते हैं कि हम CO2 गैस का जो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 गैस का हमें प्राप्त हुआ 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर, हमने क्या कहा, 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर CO2 का दाब बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से आयतन घटता है, यानी आयतन में कमी आती है, परंतु लिक्विफिकेशन अर्थात द्रवीकरण नहीं होता है। अतः हमने 31 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर CO2 को हम द्रवित नहीं कर सकते हैं, चाहे दाब कितना भी अधिक क्यों ना लगा लिया जाए। और बिंदु B का जो दाब है, B के संगत जो दाब है उसको क्रांतिक दाब कहते हैं, जो कि 73 एटमॉस्फेयर होता है। और बिंदु B जो है, बिंदु B जिसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। और जो समतापी वक्र है 31 डिग्री सेंटीग्रेड का जो कर्व है उसको हम ABC जो कर्व है, समतापी वक्र 31 डिग्री सेंटीग्रेड का कर्व है, इसको हम, क्योंकि ये बिंदु B से गुजरता है इसलिए हम क्रिटिकल आइसोथर्म कहते हैं, समतापी वक्र ABC को क्रिटिकल आइसोथर्म्स कहते हैं। आइसोथर्म हो गया और हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया 31 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसके संगत जो हमारा आयतन है हमारी गैस का, वो
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट बी कहलाता है, और जो कर्व है उसको हम क्रिटिकल आइसोथर्म्स यानी क्रांतिक समतापी वक्र कहते हैं, जो कि वक्र ABC, वक्र ए और बी एवं सी जो है, इसको हम इस वक्र को क्रिटिकल आइसोथर्म कहते हैं। यह जो वक्र है ABC, इसे क्रिटिकल आइसोथर्म कहते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।